अगर हम सोचें कि इंटरनेट पर किसी ने कोई बहुत ही आम सी आलोचना लिखी है और सरकार के पास उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूर करने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं। सिर्फ 3 घंटे? मतलब सोचने में भी अजीब लगता है। हाँ, सिर्फ 3 घंटे की वो उस आवाज को हमेशा के लिए हटा दे। 36 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, सीधे 3 घंटे। और अगर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करता तो उस पर सीधी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। और आज भारत के डिजिटल स्पेस में ठीक ऐसा ही हो रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका दायरा अब अदालतों के उन बड़े बड़े कमरों से निकलकर हमारे स्मार्टफोन्स की स्क्रीन और इन्हीं 3 घंटों के टाइमर तक सिमट गया है। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव का विषय यही है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जमीनी हकीकत आखिर है क्या? क्या ये आज़ादी वाकई खत्म हो रही है या फिर इसे सिर्फ एक नए, बहुत ही आक्रामक तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हम किसी निष्कर्ष पर ऐसे ही नहीं कूदेंगे। हमारे पास आज रॉयटर्स, बिजनेस इनसाइडर, टाइम मैगजीन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, विकिपीडिया, न्यूज लॉन्ड्री और लीगल ब्लर की ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। बहुत सारा डेटा है आज हमारे पास। हाँ, और इन्हीं कानूनी दस्तावेजों के आधार पर हम ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को अनपैक करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर इस बात को तय करता है कि कोई भी आम इंसान भविष्य में किस तरह की जानकारी पढ़ेगा, क्या सोचेगा और क्या बोलेगा। सही कहा। जो लोग इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में असली तस्वीर को समझना चाहते हैं ना, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सामने जो भी न्यूज़ फीड आती है वो किन किन अदृश्य फिल्टर से होकर गुजर रही है। मतलब हमें लगता है कि हम सब देख रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कानूनी दांवपेच नहीं है, ये हमारे सोचने की आज़ादी का बुनियादी ढांचा है। और इस ढांचे में जो सबसे बड़ी दरार हाल ही में आई है वो 2025 और 2026 के नए घटनाक्रमों से जुड़ी है। जैसे कि रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट ने इस 3 घंटे के टेकडाउन नियम या 3R टेकडाउन रूल का खुलासा किया है। हाँ, वही 3 घंटे वाली बात। पहले टेक कंपनियों के पास किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को रिव्यू करने और उसे हटाने के लिए 36 घंटे का वक्त होता था। अब इसे घटाकर 3 घंटे कर दिया गया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि इस नियम का जो प्रैक्टिकल मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है। कैसे? देखिए, कोई भी बड़ी टेक कंपनी हो, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो या गूगल, उन्हें हर दिन हजारों ऐसी टेक डाउन रिक्वेस्ट्स आती हैं। अब 3 घंटे के भीतर किसी भी पोस्ट के कानूनी पहलुओं की जांच करना, जो कि अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है। हाँ, उसका संदर्भ समझना और फिर ये तय करना कि क्या वो वास्तव में इलीगल है, ये टेक्निकली और मैन्युअली लगभग असंभव है। तो फिर वो करते क्या हैं? इसका सीधा नतीजा ये होता है कि कंपनियां कानूनी झमेलों और जुर्माने से बचने के लिए सेफ रूट अपना लेती हैं। मतलब बिना किसी जांच पड़ताल के उस कंटेंट को चुपचाप डिलीट कर दिया जाता है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल एक ऐसे ऑटोमेटेड ट्रैफिक कैमरे की तरह हो गया जिसे सिर्फ स्पीड से मतलब है। सही पकड़ा। मतलब अगर कोई एम्बुलेंस मरीज को बचाने के लिए तेज जा रही है तो कैमरा उसका भी चालान काट देगा, क्योंकि उसके पास ये सोचने या समझने का समय ही नहीं है कि गाड़ी आखिर तेज क्यों चल रही है। बिल्कुल वही हो रहा है। कंपनियों के पास भी अब ये तय करने का वक्त नहीं बचा है कि कौन सी पोस्ट जायज आलोचना है और कौन सी सच में खतरनाक है। मतलब पहले गोली मारो फिर सवाल पूछो। ये एनालॉजी बहुत सटीक है और इसका असर सिर्फ 1-2 पोस्ट डिलीट होने तक सीमित नहीं है। बिजनेस इनसाइडर की एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट बताती है कि 2025 में एक्स प्लेटफॉर्म पर हजारों अकाउंट्स को ब्लॉक करने के सीधे आदेश दिए गए थे। हजारों अकाउंट्स एक साथ? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इनमें कई जानी मानी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के अकाउंट्स भी शामिल थे। जब इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी पब्लिक एक्सप्लेनेशन के अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, पूरी व्यवस्था की ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। और इसी बात को टाइम मैगजीन की रिपोर्ट एक कदम और आगे ले जाती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक एक्स ने सरकार के इस पूरे सिस्टम को एक पैरेलल सेंसरशिप टूल कह दिया है। पैरेलल सेंसरशिप टूल? बाप रे। और इसे बाकायदा कोर्ट में चुनौती भी दी है। एक समानांतर सेंसरशिप उपकरण, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ऑफिशियल तौर पर अपना नाम सेंसरशिप नहीं रखता, लेकिन पीछे के दरवाजे से ठीक वही काम कर रहा है।
जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक और किसी देश की सरकार के बीच अदालत में इस तरह का सीधा टकराव हो, तो ये साफ हो जाता है कि हम इस वक्त डिजिटल स्पेस के एक नए युद्ध के मैदान में खड़े हैं। सही कहा। लेकिन इस युद्ध को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे हटना होगा और ये देखना होगा कि जिस फ्रीडम की हम इतनी बात कर रहे हैं उसकी असली ताकत और कमजोरी कहाँ है। मतलब कानूनी तौर पर। हाँ, हमारा संविधान हमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। राइट। आर्टिकल 19(1)(a). लेकिन संविधान निर्माताओं ने ये भी समझा था कि कोई भी अधिकार पूरी तरह से असीमित नहीं हो सकता। और यही एंट्री होती है अनुच्छेद 19(2) की, जो इस आजादी पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मित्रपूर्ण संबंध, मानहानि और अदालत की अवमानना। हाँ, ये सब ऐसे आधार हैं जिन पर सरकार किसी की आवाज पर रोक लगा सकती है। लेकिन अगर हम इस पूरे कानूनी ढांचे को ध्यान से देखें तो क्या ये 19(2) वास्तव में सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा लीगल लूपहोल नहीं बन गया है? आपका इशारा किस तरफ है? मतलब सार्वजनिक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर, ये एक ऐसा शब्द है जिसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। सरकार किसी भी कड़वी आलोचना को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताकर उसे आसानी से दबा सकती है। ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। असल में कानूनी विवाद की मुख्य धुरी यही है, संतुलन बनाम नियंत्रण, बैलेंस वर्सेस कंट्रोल। कानून का मकसद एक संतुलन बनाना था ताकि कोई नफरत फैलाकर दंगे ना करवा सके, लेकिन प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल अक्सर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। लेकिन इस कंट्रोल पर लगाम कसने का काम तो अदालतों का है ना? बिल्कुल, और अदालतें ये करती भी रही हैं। लीगल ब्लर की रिपोर्ट में 2015 के ऐतिहासिक श्रेया सिंगल केस का जिक्र है, जो इस पूरी बहस का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। श्रेया सिंगल केस, वही ना जहां सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? हाँ, वही। और ये समझना जरूरी है कि अदालत ने आखिर ऐसा किया क्यों? धारा 66A की भाषा इतनी अस्पष्ट थी कि उसमें परेशान करने वाली या असुविधाजनक, मतलब अनोइंग बातों के लिए भी 3 साल तक की जेल हो सकती थी। बाप रे, सिर्फ अनोइंग होने पर जेल? हाँ, पुलिस इसका इस्तेमाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कर रही थी जिसने किसी नेता पर कोई व्यंग किया हो या कोई कार्टून शेयर कर दिया हो। हाँ, तो कोर्ट ने क्या कहा इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट किया कि असहज करने वाली बातें बोलना कोई अपराध नहीं है। लोकतंत्र में असहमति मतलब डिसेंट की जगह होनी ही चाहिए। सही बात है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि अदालतें आज भी इस सिद्धांत पर कायम हैं। हाल के कई फैसलों में अदालतों ने सख्त हिदायत दी है कि रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। क्रिएटिव फ्रीडम, बिल्कुल। और किसी वेब सीरीज या पोस्ट में सिर्फ अपशब्दों या गालियों का इस्तेमाल करना अपने आप में कोई कानूनी अपराध नहीं बन जाता। अदालत का संदेश साफ है कि सरकारों को आलोचना सुनने की आदत डालनी चाहिए, उनकी चमड़ी इतनी पतली नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कमरे में बैठकर जो बातें बहुत स्पष्ट और प्रगतिशील लगती है ना, जमीन पर यानी पुलिस थानों या जांच एजेंसी के लेवल पर वो पूरी तरह से बदल जाती हैं। ग्राउंड रियलिटी अलग है। जमीनी स्तर पर जब कानून लागू होते हैं तो वहां श्रेया सिंगल जजमेंट की बारीकियां नहीं देखी जाती, वहां सत्ता का सीधा दबाव काम करता है। और यही वो बिंदु है जहां से आलोचकों और सरकार के बीच का सीधा टकराव शुरू होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस सेगमेंट में, इस चर्चा में किसी भी लेफ्ट विंग या राइट विंग राजनीति का समर्थन नहीं किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोर्स मटेरियल में मौजूद दोनों पक्षों के तर्कों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से यहां रख रहे हैं। बिल्कुल, ताकि सबको दोनों पहलू समझ आए। तो शुरुआत आलोचकों की चिंताओं से करते हैं। न्यूज लॉन्ड्री और विकिपीडिया की रिपोर्ट्स इस बात पर जोर देती हैं कि समस्या सिर्फ नए आईटी नियमों की नहीं है। तो फिर मुख्य समस्या क्या है? समस्या है पुराने और बेहद सख्त कानूनों के अंधाधुंध इस्तेमाल की, जैसे यूएपीए, राजद्रोह मतलब सेडिशन और मानहानि। यूएपीए, ये तो बहुत संगीन कानून है ना? इन कानूनों के काम करने का जो मैकेनिज्म है उसे समझना बहुत जरूरी है। यूएपीए मूल रूप से एक आतंकवाद निरोधी कानून है। इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन जैसा होता है। तो इसका आलोचकों से क्या लेना देना?
जब किसी पत्रकार या आलोचक पर ये कानून लगाया जाता है तो ये मायने नहीं रखता कि अदालत में सालों बाद वो निर्दोष साबित हो जाएगा। असली सजा तो वो लंबी जेल यात्रा है जो बिना किसी दोष सिद्धि के उसे भुगतनी पड़ती है। हाँ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। सही कहा। न्यूज लॉन्ड्री ने विशेष रूप से उन पत्रकारों का डेटा सामने रखा है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान इस तरह की धमकियों और मुकदमों का सामना कर रहे हैं। और इस पूरी स्थिति में आग में घी डालने का काम किया है नए आईटी रूल्स 2021 और उससे जुड़े संशोधनों ने। ओह, वो फैक्ट चेक वाला मुद्दा। हाँ, विकिपीडिया की रिपोर्ट में इस फैक्ट चेक यूनिट को लेकर एक बहुत ही गंभीर विवाद का जिक्र है। सरकार ने एक ऐसा प्रावधान लाने की कोशिश की जिसके तहत सरकार की अपनी फैक्ट चेक यूनिट ये तय करेगी कि सरकार के बारे में कौन सी खबर सच है और कौन सी झूठ। ये तो मतलब अजीब ही बात हो गई। बिल्कुल, ये तो सरासर वैसा ही है कि कोई खिलाड़ी मैच भी खुद खेले और अंपायरिंग भी खुद ही करे। अगर सरकार ही ये तय करेगी कि सच क्या है तो फिर मीडिया की स्वतंत्र जांच का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आलोचकों का ये डर पूरी तरह से वाजिब है कि इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। अब सरकार और इन सख्त नियमों का समर्थन करने वालों का तर्क सुनते हैं। उनका सबसे बड़ा डिफेंस ये है कि हम किसी की आवाज नहीं दबा रहे हैं, हम सिर्फ इस अंधी दौड़ को रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट कर रहे हैं कैसे? उनका मानना है कि इंटरनेट अब वो जगह नहीं रही जहां सिर्फ जानकारी शेयर की जाती थी। ये अब एक हथियार बन चुका है। और सच कहूं तो ये बात काफी हद तक सच भी लगती है। अगर हम देखें कि कैसे व्हाट्सएप पर फैली एक छोटी सी फेक न्यूज या हेट स्पीच जमीन पर असली दंगों और मॉब लिंचिंग का कारण बन जाती है। सही बात है। सरकार का तर्क यही है कि जब एक फेक न्यूज चंद मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है तो उस पर विचार करने के लिए 36 घंटे का इंतजार करना मूर्खता है। और इसीलिए वो 3 घंटे वाला नियम लाया गया। उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर किसी भी अनरेगुलेटेड ऑनलाइन बहस से कहीं ज्यादा ऊपर है। और इसी चर्चा को अगर एक कदम और आगे ले जाएं तो लीगल ब्लूर का दस्तावेज इस बात की याद दिलाता है कि खुद अदालतों ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि हेट स्पीच कोई प्रोटेक्टेड राइट नहीं है। मतलब आजादी के नाम पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। या कंपनियों का जो पुराना रवैया था ना कि हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अब काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। जब इन कंपनियों के अपने एल्गोरिदम्स खुद नफरत भरे कंटेंट को वायरल करते हैं क्योंकि उससे उनका एंगेजमेंट बढ़ता है, तो सरकारों के पास सख्त कदम उठाने के अलावा क्या विकल्प बचेगा? तो देखिए, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। सरकार का ये कहना कि इंटरनेट पर बहुत सारा डिजिटल कचरा, नफरत और फेक न्यूज है जिसे साफ करना बेहद जरूरी है, ये बात पूरी तरह से सच है। लेकिन सवाल उनके इरादे पर नहीं है, सवाल उनके टूल्स पर है। मतलब तरीके पर। हाँ, तरीके पर। ये एक भौथरे हथियार बनाम सर्जिकल चाकू यानी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट वर्सेस सर्जिकल स्कैल्पल जैसी स्थिति है। सरकार डिजिटल स्पेस की सफाई के लिए एक ऐसा भारी भरकम बुलडोजर चला रही है जो फेक न्यूज और हेट स्पीच को तो कुचल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो जायज असहमति है, सरकार की आलोचना है और जो स्वतंत्र पत्रकारिता है, उसे भी रौंदता हुआ जा रहा है। एग्जैक्टली। और इसी बुलडोजर वाले तरीके से जन्म होता है उस चीज का जिसे आज के डिजिटल इकोसिस्टम का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, जिसे हम चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। चिलिंग इफेक्ट यानी मौन दमन, साइलेंट सप्रेशन। हाँ, जब हम इस ज़मीनी हकीकत को देखते हैं तो ये साफ होता है कि डायरेक्ट सेंसरशिप, जहाँ कोई सरकारी अधिकारी आकर आपका पेन छीन ले, वो आज उतनी आम नहीं है। लेकिन जो चीज़ बहुत आम हो गई है वो है डर। और इस चिलिंग इफेक्ट का जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत ही साइकोलॉजिकल है। वो कैसे? देखिए, जब कोई यूट्यूबर, कोई लेखक या कोई भी आम इंसान ये देखता है कि 3 घंटे वाले नियम लागू हो रहे हैं, बिना बताए हजारों अकाउंट्स रातों रात गायब हो रहे हैं और कड़े कानूनों में महीनों तक बेल नहीं मिल रही है, तो वो डर जाता है। बिल्कुल। वो अपनी अगली पोस्ट लिखने से पहले ही रुक जाता है। वो बैकस्पेस दबाता है और अपनी ही बात को नरम कर देता है या फिर उसे पूरी तरह से डिलीट ही कर देता है। इसी को सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं। और किसी भी स्वस्थ समाज के लिए बाहरी सेंसरशिप से कहीं ज्यादा खतरनाक ये आंतरिक सेंसरशिप होती है, ये सेल्फ सेंसरशिप। सही कहा। जब कानून इतने अस्पष्ट हों कि आपको पता ही ना हो कि आपकी कौन सी बात किस अधिकारी को बुरी लग जाएगी और आप पर कौन सी धारा लग जाएगी, तो इंसान के पास सबसे सुरक्षित विकल्प यही बचता है कि कुछ बोलो ही मत। चुप रहो। हाँ,
और यहीं पर हमारे सोर्स मटेरियल में दी गई एक बहुत ही सटीक बुंदेलखंडी टिप्पणी इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समेट देती है। ओह हाँ, क्या थी वो टिप्पणी? उसमें लिखा था, देख भैया, सरकार बोलती है हम देश बचा रहे हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं तुम आवाज दबा रहे हो, सच बीच में बैठा है, कंट्रोल भी बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस यानी विरोध भी चल रहा है। क्या बात है, सच में बहुत सटीक बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी तो उठता है कि क्या ये सेल्फ सेंसरशिप हमेशा बुरी होती है? आपका क्या मतलब है? मतलब क्या ये इस बात का सबूत नहीं हो सकता कि सिस्टम काम कर रहा है? जो लोग नफरत फैलाने वाले हैं या फेक न्यूज़ बनाने वाले हैं, वो अब डर रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर डर कौन रहा है। कौन डर रहा है? अगर कोई व्यक्ति दंगा भड़काने वाली बात लिखने से डर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर एक पत्रकार किसी बड़े घोटाले की रिपोर्ट छापने से पहले 100 बार सोच रहा है कि कहीं उस पर मानहानि या यूएपीए ना लग जाए, तो गड़बड़ है। हाँ, अगर एक कॉमेडियन सत्ता पर व्यंग्य करने से डर रहा है तो ये सिस्टम समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। जब लोग सार्थक सवाल उठाना बंद कर देते हैं तो समाज की बौद्धिक और वैचारिक रचनात्मकता, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी दम तोड़ने लगती है। बात तो सही है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें और इन सभी रिपोर्ट्स के आधार पर एक निष्कर्ष निकालें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। कैसी तस्वीर? जो लोग बिल्कुल एक्सट्रीम किनारे पर खड़े होकर ये कहते हैं कि भारत में आज़ादी पूरी तरह खत्म हो गई है और हम एक तानाशाही में जी रहे हैं, वो लोग तथ्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अदालतें आज भी काम कर रही हैं, आलोचनाएं आज भी छप रही हैं और सरकार के फैसलों को लगातार चुनौती दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वो भी एक भ्रम में जी रहे हैं। सही बात है। सच ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस वक्त भारी दबाव में जरूर है और इसका दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। और इसीलिए इस इंफॉर्मेशन के महासागर में तैरते हुए हर एक इंसान के लिए ये समझना बेहद क्रिटिकल है कि वो जो कुछ भी ऑनलाइन देख या पढ़ रहा है वो पूरी तस्वीर नहीं है। हाँ, वहां पर अधूरी तस्वीर हो सकती है। हर न्यूज़ रिपोर्ट, हर ओपिनियन पीस के पीछे एक अदृश्य संघर्ष चल रहा है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि क्या लिखा गया है, एक क्रिटिकल थिंकर के तौर पर यह भी देखना पड़ेगा कि डर या दबाव की वजह से क्या लिखने से छोड़ दिया गया है। बहुत गहरी बात है ये, और यहीं से जन्म लेता है एक ऐसा विचार जो शायद इन सारी रिपोर्ट्स के डेटा में सीधे तौर पर नहीं लिखा गया, लेकिन ये हमारे भविष्य की सबसे डरावनी संभावनाओं में से एक है। वो क्या? अगर हम सोचें, एक तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स हैं जिन्हें सिर्फ अपनी एंगेजमेंट से मतलब है और जो किसी भी तरह के कानूनी विवाद से बचने के लिए तुरंत फटाफट कंटेंट हटाने को तैयार बैठे हैं, और दूसरी तरफ सरकारों के 3 घंटे वाले नियम और पब्लिक ऑर्डर के नाम पर बनाए गए सख्त कानून हैं। दोनों मिलकर एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एग्जैक्टली। जब ये दोनों यानी डरपोक एल्गोरिदम्स और सख्त सरकारी कंट्रोल आपस में पूरी तरह मिल जाएंगे तो इंटरनेट पर सिर्फ वही बातें बचेंगी जो 100% सेफ होंगी, जिनसे ना तो सरकार को परेशानी हो और ना ही समाज के किसी वर्ग को। मतलब एक ऐसा इंटरनेट जहां कोई विवाद नहीं होगा, कोई तीखी बहस नहीं होगी, बस एक अनंत मीठी और सुरक्षित सहमति होगी। बिल्कुल। लेकिन क्या वो समाज एक जीवित समाज कहलाएगा? अगर हम ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ सेफ बातें बोलने पर मजबूर हो गए, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जहां लोगों के अंदर से मौलिक विचार यानी जो ओरिजिनल थॉट्स हैं वही पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? ये बहुत सोचने वाली बात है। जब हर इंसान एक जैसा सोचेगा, एक जैसी सुरक्षित भाषा बोलेगा और कोई किसी से असहमत होने की हिम्मत ही नहीं करेगा, तो हम कुछ नया कैसे सीखेंगे? हमारी गलतियों को आखिर कौन सुधारेगा? और एक इंसान के तौर पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी कानून की किताब में नहीं मिलेगा। इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही।